जो हमारा स्लिप रिंग मोटर होता है ना, उसका रोटर क्या होता है, बाउंड होता है, और उसमें हम क्या करते हैं, 3 फेज वाइंडिंग करते हैं ना। और इस पे जो हम स्टार्टर यूज करते हैं, तो हमारा कौन सा रोटर वो कौन सा स्टार्टर कहलाता है, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर कहलाता है। ठीक है, अब ये जो रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर होता है, तो जो रोटर क्या होता है कि रोटर सर्किट से कनेक्ट रहता है ना, और इसमें क्या करते हैं, हम रेजिस्टेंस ऐड करते हैं। ठीक है, अब ये जो आपका स्टार्टर होता है ना, तो इसका मेन वर्क क्या होता है, तो मेन वर्क एक्चुअली हम पढ़ चुके हैं ना कि इसका मेन काम क्या होता है, स्टार्टिंग करंट को कम करना, ओवरलोड एंड ओवर धारा से क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, और ऑन ऑफ करने के काम में आता है। और इसका एक और काम होता है, ठीक है, इसका एक और काम है, क्या काम है, स्पीड कंट्रोल भी करता है ना। ये जो हमारा रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर है, तो इसका एक काम और होता है, कौन सा, है ना, स्पीड कंट्रोल करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से आता भी है ना। अब अगर थोड़ी हम बात करें कि इसकी अगर स्टार्टिंग करंट की बात करें, तो 2.5 से 3.5 टाइम होती है। और जो आपका स्क्वायरल केज होता है ना इंडक्शन मोटर में, उसमें 2.5 टाइम स्टार्टिंग टार्क होता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है ना। अब थोड़ा सा हम डायग्राम समझेंगे सबसे पहले, है ना। अगर हम बात करें तो जैसे हमारा, अगर हम इस रेजिस्टेंस को हटा दें, तो पूरा से मतलब डायग्राम हमारे किसकी तरह आ जाएगा, ड्यूअल स्टार्टर की तरह आ जाएगा, है ना। ड्यूअल स्टार्टर मतलब डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। ठीक है, सेम उसी के जैसा तो है ना। अगर हम इस रेजिस्टेंस को हटा दें, ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या है, ये जो सप्लाई है, सप्लाई से ये मोटर क्या रहती है, आपकी डायरेक्ट कनेक्ट रहती है ना। तो ये जैसे हमारा L1 L2 L3 ये सप्लाई हो गया, यहाँ पे ये क्या है, बैकअप फ्यूज लगे हुए हैं, है ना, प्रोटेक्टिव फ्यूज लगे हुए हैं। फिर इसके बाद ये क्या है, तो ये आपके कॉन्टेक्टर्स हैं, है ना। तीन मेन कॉन्टेक्टर्स हैं, एक ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर्स है। ठीक है ना। और ये आपका क्या है, NBC है ना। और ये क्या है आपका ओवरलोड रिले है ना। और ये क्या है, यहाँ पे मोटर है। ठीक है, 3 फेज इंडक्शन मोटर है ना। और ये क्या है, आपका रोटर है, यहाँ पे रेजिस्टेंस करेक्ट है। ठीक है ना। तो इस तरह इसकी पूरी वर्किंग सिस्टम होती है। ठीक है, अब ये मतलब किस, जैसे ये हमारा फ्यूज क्या है, फ्यूज का काम यहाँ पे क्या होता है, मैन कॉन्ट्रैक्टर का काम क्या होता है, ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर का काम क्या होता है, NBC का काम क्या होता है, हम पिछली वीडियो में देख लिए थे, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है कि जो आपका मोटर होता है ना, मोटर की स्टेटर में क्या करते हैं, डायरेक्ट सप्लाई देते हैं। मोटर है ना, इसकी स्टेटर में क्या किए हैं, हम डायरेक्ट सप्लाई देते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, जो आपका OLC होती है, तो ये लाइन की क्या रहती है, श्रेणी क्रम में लगी रहती है ना। जो ओवरलोड है, तो ये लाइन के श्रेणी क्रम में लगी हुई है ना, ये लाइन है, लाइन के डायरेक्ट सीरीज में लगी हुई है। ठीक है, हर मोटर में मतलब क्या ऐसी लगी रहती है। ठीक है, लाइन के श्रेणी क्रम में लगी रहती है ना। और जब हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, है ना, ये वाले कॉन्ट्रैक्टर्स, जब ये कॉन्ट्रैक्टर्स हमारे चिपक जाते हैं, ठीक है, तो सप्लाई आगे चली जाती है ना। अब फ्यूज हमेशा क्या होता है, ये फ्यूज है हमारे, ये फ्यूज हमेशा क्या होते हैं, फेज के सीरीज में लगे रहते हैं ना, है ना, कहाँ लगे रहते हैं, फेज के सीरीज में कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, ये जो ICTP होती है, तो मैन स्विच का काम करती है ना, ये ICTP स्विच जो है, तो किसका काम करती है, मैन स्विच का वर्क काम करती है ना। और अब अगर इसका हम पूरा मैन फंक्शन समझें कि, है ना, काम क्या होता है, मैन फंक्शन, तो इसमें क्या होता है, एक रोटरी स्विच यहाँ पे लगी होती है ना, जैसे आपने लैबों में या ITI लैबों में देखे होंगे, है ना, जो स्लिप रिंग मोटर के साथ हम रोटर कनेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक रोटरी स्विच होती है ना, ऑन ऑफ, है ना, उससे हमारी स्पीड भी बदलती है। ठीक है, तो एक रोटरी स्विच के साथ क्या होता है, रेजिस्टेंस इस तरह से जोड़ा जाता है कि मोटर जब स्टार्ट हो तो इनको ऐड किया जाए, है ना। जब मोटर स्टार्ट होती है, तो जब मोटर स्टार्ट हो तो इनको ऐड किया जाता है। जब मोटर रनिंग अवस्था में पहुंच जाए, तो इसको परिपथ से क्या करता है, हटा दिया जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के इसका फंक्शन हमारा ऐसे होता है।
देखिए इसमें प्रोसेस कैसे होती है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग के समय है ना, जो तीनों रोटर होते हैं है ना, तीनों रोटर प्रतिरोध तीनों फेज के क्या होते हैं है ना, तीनों फेज के श्रेणी क्रम में क्या रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार रोटर प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है और स्टार्टिंग टॉर्क भी क्या हो जाता है, अधिक होता है। जैसे जैसे मोटर की हमारी घूर्णन गति बढ़ती जाती है तो रियोस्टेट के हैंडल के द्वारा रोटर प्रतिरोध का मान क्या होता है, घटता जाता है ना। जैसे जैसे मतलब हम रोटर प्रतिरोध का मान घटाएंगे तो मोटर की हमारी गति क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, और मोटर द्वारा जब पूर्ण गति प्राप्त कर लेती है तो जो हमारा रोटर प्रतिरोध होता है तो पूर्णतः परिपथ से क्या करता है, अलग कर देते हैं ना, क्या करते हैं, परिपथ से हमारा अलग हो जाता है। ठीक है, इस तरह इसका क्या होता है, वर्किंग सिस्टम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर क्या होता है। ठीक है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का डायग्राम कुछ ऐसे बना रहता है। ठीक है ना, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का डायग्राम हमारा ऐसे बना रहता है। ठीक है, अब ये जो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर होता है आपका, ठीक है ना, तो इसकी संरचना कैसे होती है ना, तो ये जैसे थोड़ा स्टार डेल्टा स्टार्टर से क्या है, इसकी संरचना थोड़ी मिलती है ना। अब ये स्टार डेल्टा स्टार्टर क्या था, इससे पहले हमने पढ़ा था है ना, जो आपकी मतलब 5 to 7 टाइम हाई स्पीड स्टार्टिंग के टाइम पे धारा रहती है ना, उसको क्या करता है, मतलब वोल्टेज को कम करके है ना, वहाँ प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, सेफ्टी करता है ना, स्टार डेल्टा स्टार्टर काम होता है। अब अगर डेल्टा की बात करें तो डेल्टा में क्या होता है, हमें फुल वोल्टेज मिलता है। ठीक है, डेल्टा में क्या होता है, हमें फुल वोल्टेज मिलता है। और स्टार की अगर बात करें हम तो 1/√3 लगभग 58% वोल्टेज कम करता है। ठीक है, क्योंकि ओम्स लॉ में क्या होता है, आई बराबर वी अपान जेड, भी कम होगा तो आपका आई भी क्या होगी, कम होगी, है ना, ये तो हम पढ़ के रखा है ना। अब देखिए होता क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे ये जो ऑटो ट्रांसफार्मर है आपका है ना, है, ठीक है, ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑटो ट्रांसफार्मर टैपिंग वाला लगा होता है उसको स्टार्टिंग में हम जोड़ते हैं, किस में जोड़ते हैं, स्टार्टिंग में जोड़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो बाइंडिंग है ना, तो इनकी टेपिंग ऐसे निकाली जाती है, जैसे ये वाली बाइंडिंग हो गई, इसका 55% हुआ है ना, इसका कि 65% हुआ और इसका 75% है ना, ऐसे अलग अलग परसेंटेज करके इनकी टैपिंग हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार का स्टार्टर का प्रयोग हम क्या करते हैं, 10 HP से ज़्यादा है ना, स्क्वायर मतलब कि 10 HP से ज़्यादा वाली स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में करते हैं। ठीक है, इसमें मुख्यतः क्या होता है, 3 फेज ऑटो ट्रांसफार्मर होता है आपका है ना, कितने का, 3 फेज ऑटो ट्रांसफार्मर जो 6 पोल होते हैं ना, कितने पोल, 6 पोल है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 पोल। ठीक है, और 2 वे हैंडल है ना, 2 वे हैंडल का मतलब कि जैसे इस हैंडल को, अब ये हैंडल 2 प्रकार के होते हैं, एक मैनुअल होता है, एक क्या होता है आपका ऑटो, है ना, तो ये हमारा मैनुअल टाइप का है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि सबसे पहले इसको हम इस हैंडल को पकड़ के है ना क्या करेंगे कि ऐसे नीचे करेंगे है ना, तब ये स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, स्टार्ट होने के बाद इसको फिर हम क्या कर देंगे, ऊपर कर देंगे तो ये किस में हो जाएगी, रन में हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये ऑटो मतलब कि मैनुअल प्रकार का है। ठीक है, और एक ऑटो प्रकार का भी रहता है। ठीक है, हैंडल इसका। ठीक है, अब फिर हम क्या करते हैं, 2 वे हैंडल चले स्विच, और ये आपकी क्या है, ओवरलोड है ना, ओवरलोड के कोयल OLC। ठीक है ना, अब ये जो ये यहाँ पे है ना OLC है। ठीक है, तो OLC किस टाइप की रहती है, थर्मल टाइप की रहती है। ठीक है, NVC रहती है ना, और नॉर्मली क्लोज पुश बटन आदि इत्यादि पार्ट्स उसमें क्या होते हैं। अब किस पार्ट का क्या काम होता है, कैसे कनेक्ट होते हैं, पिछली वीडियो में देख लिए थे। ठीक है, अब प्रारंभ में क्या होता है कि मोटर को ऑटो ट्रांसफार्मर के द्वारा है ना, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो प्रारंभ में मोटर को हम क्या करते हैं कि ऑटो ट्रांसफार्मर के द्वारा निम्न वोल्टेज पर चलाया जाता है। ठीक है ना, स्टार पे चलाते हैं। ठीक है, निम्न वोल्टेज पर चलाया जाता है, और जब मोटर अपनी पूर्ण गति प्राप्त कर लेती है, मतलब 75% गति प्राप्त कर लेती है, तो स्टार्टर के हैंडल को घुमाकर हम क्या करते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर को पर्पज से बाहर कर देते हैं। ठीक है, और इस स्थिति में जो मोटर होती है तो उसका पूर्ण वोल्टेज क्या होता है, मिलने लगता है। ठीक है, इस तरह आपको क्या होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर काम करता है। ठीक है, अब हम थोड़ा ऑटो ट्रांसफार्मर से क्या हमें एडवांटेज है, क्या डिसवांटेज है, इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे जो आपका ऑटो ट्रांसफार्मर होता है ना, इससे एडवांटेज क्या क्या है, तो इससे एडवांटेज ये होता है आपका कि लोड के अनुसार हम वोल्टेज को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका लोड है उसके अनुसार क्या कर सकते हैं, वोल्टेज को एडजस्ट कर सकते हैं, और हैवी लोड पर भी मोटर क्या कर सकते हैं, हम स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। अगर हमारे पास ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है तो
हैवी से हैवी मोटर जो होती है ना, जो हम क्या कहते हैं, जैसे जनरेशन पावर प्लांट है ना, और इत्यादि स्थानों में यूज करते हैं, ठीक है। तो हैवी लोड पर भी क्या होती है, मोटर आराम से हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, और हैवी लोड पर टार्क प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम थोड़ी डिसवांटेज की बात करें, ये जो आपका ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर होता है, इससे डिसवांटेज क्या क्या है, ठीक है। तो देखिए, इससे डिसवांटेज ये होता है कि इसका सर्किट जटिल होता है ना, क्या रहता है, थोड़ा कठिन टाइप का रहता है ना, जटिल रहता है ना। और जब जटिल होगा तो वो कॉस्टली भी ज़्यादा होता है, मतलब दूसरे स्टार्टरों की अपेक्षा ये महंगा भी आता है ज़्यादा, ठीक है ना। जो दूसरे स्टार्टर क्या रहते हैं, उनका सर्किट इजी रहता है, जिससे वो कम कॉस्टली में आ जाते हैं, है ना। इसका सर्किट जटिल है तो ये क्या रहता है, कॉस्टली ज़्यादा, मतलब महंगा ज़्यादा रहता है ना। और फिर इसमें चलने वाली जो मोटर का होता है, पावर फैक्टर भी क्या हो जाता है, कम, है ना। मतलब इससे हम जो इस स्टार्टर से जिस मोटर को चलाएंगे तो उसका पावर फैक्टर क्या होता है, कम हो जाता है ना। ठीक है, ये इसके क्या है, डिसवांटेज, है ना। तो हमने ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर के बारे में अच्छे से समझ गया कि ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर कितने एचपी तक प्रयोग करते हैं, इसका सर्किट डायग्राम कैसे होता है, इससे एडवांटेज क्या क्या है और डिसवांटेज क्या क्या है, ठीक है। तो ये हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर था। थैंक यू दोस्तों।